चलो, लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, पहली बात हम यहाँ पे जानेंगे होता क्या लीनियर इक्वेशन में। ऐसी इक्वेशंस जब आप उनको सॉल्व करें तो आपके पास एक लाइन बने, दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम जाना होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसमें होते थे, और आपके पास एक लाइन बनती है इस तरह से। जिन इक्वेशन को सॉल्व करके एक लाइन बने तो इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस होती है। ठीक है ना। तो रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशंस किस फॉर्म में हो सकती है, देखिए लीनियर इक्वेशन जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। दो तरह से हम यहाँ पे जानेंगे लीनियर इक्वेशन को, एक लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इस तरह से हम यहाँ पे जानते हैं। ठीक है जी, लीनियर इक्वेशंस। एक मिनट रुको, लीनियर इक्वेशंस, तो हम दो तरह की लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल टाइप। ठीक है, चलिए, तो एक होगा वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड इस तरह से। ठीक है, वन इज वन वेरिएबल टाइप और सेकंड वन इज द टू वेरिएबल टाइप। टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल जैसे कि आपके पास x हो गया, y हो गया, इस तरह से कोई भी एक हो सकता है वेरिएबल। हमने वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जान लिया था ऑलरेडी कि क्या होते हैं, ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, वेरिएबल सिंगल होगा कोई भी, वो वन वेरिएबल इक्वेशन होती है, और एक होती है टू वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको इस तरह से बोलूँ ना, जैसे कि 2x प्लस कितना है, 2x प्लस 3 = 5, तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं, एक वेरिएबल देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x है, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। यदि आप यहाँ पे जानेंगे इस तरह से, हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y = 5, ये हमारे पास कोई इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल देखने को मिले, दो वेरिएबल हमें देखने को मिले। कौन कौन से, एक वेरिएबल x है और दूसरा कौन सा यहाँ पे y। तो इन इक्वेशन को हम दो वेरिएबल वाली इक्वेशन बोलते हैं, समझ रहे हो। तो हम वन वेरिएबल इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं और आगे जाके टू वेरिएबल की इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं, और इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे अलजेब्रिक क्वेश्चन भी पूछने को मिल सकते हैं, और सिंपली आपको क्वेश्चन देखने को भी आ सकते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन। पहले हम जानेंगे वन वेरिएबल की इक्वेशंस को, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है, फिर हम टू वेरिएबल क्वेश्चन को देखेंगे, उसके हम मेथड्स देखेंगे किस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो टू वेरिएबल की इक्वेशंस होती हैं उनके अलग अलग मेथड्स होते हैं, सारे के सारे हम यहाँ पे जानेंगे, और गारंटीड है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पहला लिख लीजिए, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। यहाँ सारा के सारा राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ देखनी है कि लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल है वो होती क्या है। वो एक्स एक्सिस की फॉर्म में हो सकता है, वाई एक्सिस की फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि आप वन वेरिएबल की इक्वेशन को देखना चाहें ना, तो कुछ इस तरह से दिखती है हमारे पास, क्या, इस टाइप की, ax प्लस बी किसके बराबर होगा, ax प्लस बी = c के बराबर। ठीक है, इसमें x वेरिएबल है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, यानी कि रियल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ax प्लस बी हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, तो ये क्या है, एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी एक लीनियर इक्वेशन की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे जाने, जैसे मैं आपको बोल दूँ कि 2x प्लस 3 किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू कितनी है, 5। तो वेरिएबल सिर्फ कौन है यहाँ पे, सिर्फ x है। a b और c ऑल दीज आर द कोफिशिएंट्स, यानी कि कांस्टेंट। क्लियर हुआ। तो जिस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, जब हम इसको एक सॉल्व करेंगे ना इस इक्वेशन को, तो हमारे पास एक क्या बनता है, सिंगल लाइन बन के आती है, वो चीज़ होती है वो। क्लियर है, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। क्लियर हुआ इस बात को, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। ठीक है, अब चलिए, अब ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे किया जाता है। पहले हम लीनियर इक्वेशन को देखेंगे, उसके बाद हम बाकी, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किसकी फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में। जैसे आपको बोल देंगे इस तरह से, इफ़ वी क्या बोलेंगे, द थ्राइस ऑफ ए नंबर, कोई नंबर ले लिया आपने, उसका थ्राइस कर दिया, 3 टाइम कर दिया, और उसमें आपको कितना ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया, तो आपके पास 14 बन रहा है। तो बताइए वो नंबर क्या है,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये अभी तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि क्या है, या आपको स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्या बोलेंगे, इफ़ वी ऐड 5 टू द थ्राइस ऑफ नंबर इट बिकम 14, व्हाट इज़ द नंबर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे क्या पता चला आपको, क्योंकि मैं आपको बोलूँ कि आपके पास कोई नंबर दे रखा है, उसका आप थ्राइस करेंगे और उसमें भी आप 5 डाल देंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 14। तो वहाँ पे ऐसी ऐसी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ। अब ये तो चलो हमारे पास सिंपल साइज को कैसे सॉल्व करना है आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास 3x + 5 = 14 है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 3x + 5 किसके बराबर आ गया, 14 के बराबर आ गया। सबसे पहले आप क्या काम करते हैं इसमें, देखिए जो x वाली टर्म है वेरिएबल वाली वो एक तरफ रखी जाती है और जो कोफिशिएंट वाली है वो दूसरी साइड को हम रख देते हैं। यदि प्लस वाली है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ये तो आइडिया है ना सभी को। तो हम क्या करें यहाँ पे 3x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3x की वैल्यू आ जाएगी 14 - 5। तो 14 - 5 किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, आप बोलेंगे 9 के बराबर हो जाएगा। 14 - 5 किसके बराबर होता है, 9 के बराबर। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 9/3 किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर। तो इससे क्या पता चला आपको, क्यू वेरिएबल कितना है, x है। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। तो यही हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाई जाती है कुछ भी नहीं, इसमें बहुत आसान है। समझ गए वन वेरिएबल की इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो इसी को हम वन वेरिएबल की इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ऑडियो वीडियो चेक कर लेना एक बार क्लियरली। ठीक है, अविनाश राधा, ठीक है, यहाँ देखिए हो गया क्लियर इतना जो चीज़ हमने देखा। प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई इसमें, बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक है। अब देखो आगे आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल वाली क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो जब भी आप इस दो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको कैसे देखा जाता है। जो दो वेरिएबल की इक्वेशन है उसको हम इस तरह से देखते हैं कुछ, जैसे मैंने बोला ax + by + c = 0। ये किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को राइट डाउन करने का तरीका होता है, वेयर x एंड y आर क्या होंगे, कोफिशिएंट, सॉरी x और y आर वेरिएबल और a और b क्या है उनके कोफिशिएंट होंगे। तो देखो x वेरिएबल है और y क्या है हमारे पास वेरिएबल है। अब याद रखना जो वेरिएबल दिए होंगे ना उसके कोफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए। यदि इनके कोफिशिएंट 0 होंगे तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं बनेगी। यदि मैं x को 0 कर दूँ तो मतलब by + c बचा, फिर तो वन वेरिएबल वाली बन गई। तो जो वेरिएबल की बात होगी ना, वेरिएबल वाले कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होंगे। कोफिशिएंट का मतलब उनके साथ की जो वैल्यू है। तो हम सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि a, b क्या नहीं होने चाहिए, दोनों 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। क्यों, अगर 0 हो गए तो फिर ये इक्वेशन टू वेरिएबल वाली नहीं बची। ठीक है, तो दो वेरिएबल कौन से यहाँ पे, x और y, बाकी तो क्या है, बाकी तो कोफिशिएंट है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो सारी की सारी इक्वेशन क्या होती है, टू वेरिएबल। जैसे मैंने बोल दिया 2x + 3y + 5 किसके बराबर आ गया, 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप यहाँ देख लो, आप इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसे है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। पर आप ऐसे भी कर सकते हो, 2x + 3y = किसके बराबर कर देंगे, 0 - 5 - 5, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ है। तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ कौन सी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर। अब आगे जाके क्वेश्चन क्या दिया होगा, एक चीज़ और है आपको, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी होती है, 1 होती है वेरिएबल की। ठीक है, वो मैं बता दिया था आपको, किसमें पढ़ा था हमने, पॉलिनोमियल में पढ़ा था हमने डिग्री के बारे में। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब देखो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे ना, सोल्यूशन भी उतने होते हैं, मैक्सिमम उतने बोला मैंने, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल उतने ही सॉल्यूशन, उतनी ही वैल्यू होगी। अगर हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो कितनी वैल्यू आएगी निकल के, 2 आएगी। एक वेरिएबल है तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। तो दो वेरिएबल हैं तो 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक वेरिएबल है तो 1 निकल के आएगा। अब इसके बाद और जितने वेरिएबल हैं ना, जितने वेरिएबल आपके पास दे रखे हैं, और मान के चलिए आपके पास इक्वेशन कितने में, एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, तो आप 2 वेरिएबल को एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। 2 वेरिएबल निकालने के लिए 2 इक्वेशनों की जरूरत पड़ती है, 3 वेरिएबल निकालने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, 1 वेरिएबल निकालने के लिए 1 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। यदि क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो इसका मतलब आपको क्या है, एक ही इक्वेशन से काम चल पड़ता है। बट यदि 2 वेरिएबल किसी क्वेश्चन में है, जैसे मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई, सपोज करो यहाँ पे मैंने बोल दिया x + y मेरे पास कितना दे रखा था, 3 दे रखा है, और हमने बोल दिया x - y हमारे पास कितना दे रखा था, 2 दे रखा है। ये हमारे पास कोई वैल्यू है, कोई 2 इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, और मुझे बोला कि x और y की वैल्यू निकालो। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड वन द इक्वेशन नंबर
2। अब देखिए क्या आप एक इक्वेशन से x या y दोनों निकाल सकते हो इसमें से? नहीं, जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि बताइए वी हैव ए 2 वेरिएबल क्या इक्वेशन, तो बताइए उसको सॉल्व करने के लिए दोनों वेरिएबल को हमें मिनिमम इक्वेशन की कितने की जरूरत पड़ेगी? तो 2 वेरिएबल दिए होंगे ना, तो मिनिमम 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। 3 वेरिएबल दिए होंगे तो मिनिमम 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। हो गया ना क्लियर? थोड़ी थोड़ी चीज़ें। अब अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि जब आपके पास लीनियर इक्वेशन दी होंगी ना, तो उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जो वेरिएबल वाली इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो कौन सी फॉर्म आ गई हमारे पास? ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 2 वेरिएबल की इक्वेशन को चेक करने की। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। बट इसके तरीके क्या हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? अगर हम यहाँ पे देखें हाउ टू सॉल्व, या फिर अगर हम बात करें मेथड्स की बात करें हम, तो मेथड्स में 2 तरह के मेथड्स हम मेनली यूज़ करते हैं। वन इज़ ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ वगैरह चेक करेंगे। एक मेथड आपके पास ग्राफिकल, ठीक है, क्योंकि कई बार ग्राफिकल से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। और दूसरा होता है एल्जेब्रिक, ठीक है, सेकंड मेथड इज एल्जेब्रिक। और जो एल्जेब्रिक मेथड है वो मेनली 2 तरह पे डिवाइड होता है, मेनली बोल रहा हूँ मैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल मेथड, वन इज सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सेकंड वन जो आपके पास आएगा उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड एक क्रॉस वाला मेथड भी होता है, पर उसको हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम उसकी जगह पे एक यूनिवर्सल मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे वहीं से आता है वो निकल के। एक मेथड क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल मेथड। इससे भी आप डायरेक्टली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाली, जहाँ पे x और y कुछ इस तरह से हमको वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है ना, जो चीज़ हमने बोला। तो एक ग्राफिकल मेथड से हम जानेंगे और दूसरा हम एल्जेब्रिक मेथड से जानेंगे। एल्जेब्रिक मेथड कौन सी है? सब्स्टिट्यूशनल है, एलिमिनेशन है, एक यूनिवर्सल है, इसको हम अच्छी तरह से जानेंगे। ये हर एक जगह लग जाता है जहाँ पे भी आपको x और y की वैल्यू निकालनी होती है, आराम से आप निकाल सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको क्लियर हुआ क्या होता है? ax + by + c की फॉर्म में होगी वो लीनियर इक्वेशन होगा, क्लियर है। अब जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो ये चीज़ तो आपको पता लग गई कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब आपके पास 2 इक्वेशनें दी होंगी, कोई भी 2 इक्वेशनें दी होंगी, आपको बोला है कि उसको सॉल्व करो। अब क्या वो सॉल्व होंगी या नहीं होंगी, उसका एक सोल्यूशन होगा या एक से ज़्यादा होगा, उसके बारे में अभी हमें बात करेंगे, ठीक है ना। अभी तक तो मैंने बोला कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होती है। अब 2 लीनियर इक्वेशन आपके सामने दी होगी और उनको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना है तो उसके सोल्यूशन कितने होंगे? एक सोल्यूशन होगा या बहुत सारे होंगे या फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, उनके ऊपर डिपेंड करेगी अब चीज़ें कुछ, वही हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे चलें, हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, देखो पहली इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है, हर केस में कितने सोल्यूशन दे रखे हैं? सॉरी, 2 इक्वेशन हर एक उसमें दे रखी है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, अभी हम सिर्फ चेक करेंगे कि है क्या, ठीक है, ग्राफिकल मेथड के हिसाब से। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटीड है कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। देखिए जब भी कोई 2 इक्वेशन दी होंगी ना आपके पास, कोई भी 2 इक्वेशन दी होंगी, उसमें कैसे कैसे रिजल्ट आ सकते हैं जब आप ग्राफ से सॉल्व करेंगे। अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास देखिए कोई इक्वेशन दे रखी है ना, 2 इक्वेशन, जब भी आप 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसकी लाइन कैसे बनेगी? लीनियर इक्वेशन ही बनेगी ना हमेशा। लीनियर का मतलब एक लाइन की फॉर्म में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो एक एक्स एक्सिस होगी और दूसरी क्या होगी? वाई एक्सिस होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 रिजल्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक तरह से। अभी समझो, अभी हमने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, मैं जस्ट समझा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें को हैंडल करना है हमें, ठीक है। ये ऐसे है, क्लियर। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, क्लियर। ऐसा हो सकता है कि एक इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से देखने को मिले, एक इक्वेशन का लाइन ऐसे बन रही हो सकता है दूसरी इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से लाइन हमें देखने को मिले, इस तरह से। ये 2 इक्वेशन है और उनकी ये स्ट्रेट लाइन है, सपोज करो। एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे ना तो कुछ इस तरह से आएगी। अब देखो ये दोनों लाइन यहाँ पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। यदि ग्राफिकल मेथड में जब आप सोल्यूशन बनाते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, यदि 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा। जहाँ देखो जितने पॉइंट पे लाइंस कट करें ना उतने ही सोल्यूशन होते हैं, जितने पॉइंट पे कट करें उतने ही सोल्यूशन, पहली बात तो याद रखो। तो इसका मतलब यदि कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 लाइन आपस में किसी सिंगल पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, समझ रहे हो। तो इट हैज़ ओनली
यूनिक सोल्यूशन। अभी आगे जाके बताऊंगा मैं कि पता कैसे चलेगा, क्या हमें पक्का सॉल्व ही करना पड़ेगा या फिर हमें चीज़ों को डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसका यूनिक सोल्यूशन होगा यदि इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, मैं जस्ट बता रहा हूँ। अब दूसरी केस आएगा, देखिए एक इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से बन रही है। ठीक है, ऐसी लाइन हमारे पास बनी। अब एक की लाइन बनी और दूसरी जो लाइन है वो भी इसके ऊपर ओवरलैप कर गई। ऐसे भी हो सकता है कि दूसरी लाइन एकदम इसके ऊपर क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। तो बताइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइनों के कहाँ कहाँ आ रहे हैं? हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। जो भी एक लाइन है वो दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप है। ओवरलैप है तो हर एक पॉइंट का दूसरे के साथ मिला हुआ है। अगर हर एक पॉइंट मिला हुआ है तो कितने पॉइंट ऑफ यहाँ पे कॉन्टैक्ट है इनमें? इन्फिनाइटली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। एक पॉइंट थोड़ी है कॉन्टैक्ट का, बड़े सारे। यहाँ पे एक पॉइंट कॉन्टैक्ट का था तो एक सोल्यूशन। यदि यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट कॉन्टैक्ट में हैं तो कितने बोलेंगे आप? इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो कितने सोल्यूशन होंगे इसके? इन्फिनाइटली, या फिर इन्फिनाइट बोल सकते हो। इन्फिनाइट क्या होंगे इसके? सोल्यूशन होंगे। बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे इस तरह के इक्वेशंस के। यदि मैं आपको बोलूँ कि दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, दो लाइन पैरेलल लाइन कभी आपस में मीट करती हैं? कहीं नहीं, वो कहीं पे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, पर दोनों पैरेलल होनी चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी लाइन, दो लाइन हमारे पास है, आपस में पैरेलल है। क्या जब दो लाइन पैरेलल दे रखी हैं कहीं आपस में मिलेंगी? अगर मैं आपको बोलूँ क्या पैरेलल लाइन कहीं पे मिलती है? हम बोलते पैरेलल लाइन कहीं नहीं मिलती। अगर मिलाना चाहे तो हम बोलते कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल रही हैं, पर ऐसा नहीं है ना। तो दो लाइन्स पैरेलल कभी भी आपस में नहीं मिलती, दो समानांतर रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलती। तो अगर कहीं मिलेंगी ही नहीं तो क्या वो पॉइंट पे कट करेंगी? ये अगर कट नहीं करेंगी कहीं पे भी, या कहीं पॉइंट इनके आपस में मीट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन तभी होगा जब दो लाइन्स आपस में कहीं ना कहीं कट कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं। यहाँ पे तो मिल नहीं रही, तो हम क्या बोलेंगे, कैसा सोल्यूशन होगा? नो सोल्यूशन होगा। इस केस में हमें कोई सोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ ये चीज़ आपको कि आप सोल्यूशंस कैसे देखते हैं, कितने सोल्यूशन हैं और कितने नहीं हैं। अब देखिए, मुझे बताइए सोल्यूशन किस केस में है? जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या जब लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी, तभी तो सोल्यूशन होंगे। बट यदि लाइन पैरेलल हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कोई कट नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रही आपस में, तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन है। अब जो जिनके सोल्यूशन होते हैं ना उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, और जिनके सोल्यूशन नहीं होते उनको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। समझ रहे हो? थोड़ी थोड़ी चीज़ समझ आई आपको? पता कैसे चलेगा कि लाइंस कट कर रही है नहीं कर रही? क्या हमको सच में ग्राफिकल मेथड ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी या फिर ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा? उसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। क्लियर है? क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, दो इक्वेशन दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि बताइए इसके कितने सोल्यूशन हैं, एक है, दो है या फिर नहीं है, कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी जानेंगे, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए दो इक्वेशन है, जैसे लीनियर इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c=0, और दूसरी इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2=0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है हमने, तो हम ना रेशियो ले लेते हैं इनकी। देखो साइन का फर्क पड़ेगा यहाँ पे, साइन का विशेष ध्यान देना। यदि आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं और a1/a2 की रेशियो ले लेते हैं और b1/b2 की रेशियो ले लेते हैं, इनके आगे जो साइन है वो ग्रांटेड लिखने हैं। साइन को वाइड मत करना जो इनके आगे साइन है, क्योंकि अगर साइन इधर उधर हुए तो आंसर में प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। साइन का विशेष ध्यान देना। अभी आप राइट डाउन करो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। यदि दो इक्वेशन दे रखी है ना, यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली देख के बताना कि कट कर रही है नहीं कट कर रही, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यदि a1/a2 की रेशियो, यहाँ पे दो इक्वेशन की रेशियो ले लो a/a2 कोफिशिएंट की, यदि वो b1 और b2 के बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब लाइन्स क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। और मैंने क्या सिखाया आपको? जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो उसका यूनिक सोल्यूशन मतलब अद्वितीय हल होगा, एक सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन जिसके होते हैं ना वो कंसिस्टेंट होती हैं, मतलब संगत होती हैं, और जिनके सोल्यूशन नहीं होते वो इनकंसिस्टेंट होती है। तो इसका कितने सोल्यूशन होंगे? एक सोल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट है। दूसरी कंडीशन अभी देखते हो, बाद में राइट डाउन करते हैं ना, अभी देख लो। अभी क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व करेंगे। यदि a1/a2 b1/b2 की रेशियो के बराबर आ गए, अनुपात के बराबर आ गए, और c1 c2 के बराबर भी आ जाए, a1/a2 आ जाए, b1/b2 आ जाए, c1/c2 आ जाए, और तीनों के तीनों रेशियो आपस में बराबर हो जाए, तो इसका केस क्या है? वो एक दूसरे के ऊपर क्या है? इस तरह से कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। एक दूसरे को ओवरलैप तब करती हैं जब a1/a2 की रेशियो b1/b2 की रेशियो c1/c2 की रेशियो के बराबर आती है। अब देखो जब दो चीज़ें ओवरलैप करेंगी तो हर एक पॉइंट पे मिलेंगी, हो हर एक पॉइंट पे मिलेंगे तो कितने सोल्यूशन होंगे? इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। मैंने बोला जितने पॉइंट पे मिलेंगे उतने सोल्यूशन, तो इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन जो हमने, अब सोल्यूशन है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा।
तीसरी कंडीशन क्या आती है, यदि A1 अपॉन A2 B1 B2 के बराबर है बट C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो लाइन आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल हैं तो अगर पैरेलल हैं तो कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे, तो मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कोई सोल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगी, वो इनकंसिस्टेंट होगी, असंगत होगी। इसको राइट डाउन कर लो, बहुत काम का है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको, चाहे पटवारी के एग्जाम दोगे, चाहे आप HPRC में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, GBT का दे रहे हो आप, चाहे सेक्रेटरी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम यहाँ पे दे रहे हो, चाहे पुलिस का ही क्यों नहीं दे रहे हो, वहाँ पे भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है ऐसे। क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट है ना, वो कहीं पे भी आता है। एज वाले क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन का यूज़ होता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में लीनियर इक्वेशन का यूज़ होता है, फिर आगे जाके टाइम वर्क में आपके पास इन इक्वेशन का यूज़ होता है। अलग अलग जगह पे इन इक्वेशन का यूज़ हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे 2 इक्वेशन आपको सॉल्व करने को दिखती है, ठीक है ना। तो इनको राइट डाउन कर लीजिए, बहुत काम का रिजल्ट है ये, ठीक है, कर लीजिए, बहुत बढ़िया। फिर हम एक एक करके समझाऊंगा मैं सारे को कि होता क्या है ये, ठीक है। ऑनलाइन जी आपको क्लियर हो रहा है यहाँ तक? कर लीजिए, आराम से कीजिए ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके गुड, करो आराम से। हो गया सभी का? कोई चीज़ यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? सिंपल है ना, कोई चीज़ आइडिया लगे पूछ लिया करो, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना है। ऐसे होगा जब आपको चीज़ें हर एक क्लियर होगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हर एक चीज़ पे फोकस करो, छोटी से छोटी चीज़ पे, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम आ रहे हैं आपको, इट इज़ NCERT बेस। कई बार हम ऐसा करते हैं कि SSC बेस पढ़ना लग जाते हैं, तो SSC एक अलग एग्ज़ाम है भाई, पटवारी HPRC अलग एग्ज़ाम है, तो अपने हिसाब से पूछेगा, वो अपने हिसाब से पूछते हैं, ठीक है। चाहे सिलेबस जैसा मर्जी दे रखा हो, यही सिलेबस आपको CGL में भी देखने को मिल जाएगा, पर वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल अलग होगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आपको उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, जैसे आपने अभी JBT का पेपर देखा, या फिर कोई भी HPRC ने जैसे ही सिलेबस चेंज किया, तो उसमें से जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे वो NCERT बेस देखने को मिल रहे थे। तो स्टिक टू द NCERT सिलेबस, उसके हिसाब से देखो और उस हिसाब से MCQ सॉल्व करो। कोई किस तरह से कर रहा है, कैसे कर रहा है, बहुत टफ क्वेश्चन कर रहा है, इजी कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। आउट ऑफ ट्रैक जाएंगे तो उसका मतलब आप पेपर की तैयारी नहीं कर रहे, फिर वो प्रैक्टिस ही है, सीधी सी बात। अब खुद देखिए, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सिंपली सी बात है, आप उससे ट्रैक से बाहर जा रहे हो, तो क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का? कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए उस चीज़ को पढ़ो जो एग्ज़ाम में आएगी, और उसको बार बार रिवाइज़ करो, ठीक है। आपको पद से भटकाने वाले बहुत सारे मिलेंगे कि ये भी तो आ सकता है, वो भी तो आ सकता है, भाई आने को तो फिर कुछ भी आ सकता है, अगर उस तरह से बात करें। जिस तरह से सिलेबस है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इस टाइम देखने को मिल रहे थे, वैसे वैसे ही आएंगे, तो ज़्यादा भटकना नहीं है आपको। रिवीजन जितना हो सके उतना करो, 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सकता है, और जितना हो सकता है मॉक टेस्ट लगाओ, MCQ सॉल्व करो। कोई पता नहीं चलता चीज़ों को, मेरे से बार बार पूछो, मैं कभी मना नहीं किया आपको, है ना, पूछो जितनी मर्जी बार पूछ सकते हो। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अब देखिए, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। ये चीज़ तो मैंने बता दिया आपको क्या होता है, ठीक है। ये पैरेलल में क्या था, इंटरसेक्टिंग में क्या है, कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमारे पास ना कुछ यहाँ पे इक्वेशंस दे रखी है। अभी मैं ग्राफिकल मेथड नहीं सॉल्व कर रहा, अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि उसके सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। अभी तक उतनी उसकी हम बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो क्या ये इक्वेशन, उसकी फॉर्म में नहीं दिख रही, A1x + B1y + = 0, A2x B2y + C2 = 0, दिख रही है ऐसी? तो चलो देखते हैं ज़रा क्या है। तो आपके पास 2 इक्वेशन है, कौन सी? 2x + 3y - 8 = 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई यहाँ पे, x - 2y + 1 = 0। और इस तरह से ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में, और बोला जाएगा कि बताइए इसके कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन है, या फिर इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन है, या फिर नो सोल्यूशन है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, और साथ में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लग जाएगा। संगत कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि उसके सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि उसके कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो पहले चेक करते हैं A1 कितना है आपके पास। तो आप बोलेंगे A1 कितना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। A1 हमारे पास कितना है, 2। A2 कितना है हमारे पास, A2 हमारे पास कितना है, 1। x2 के साथ 1 है। यदि हम यहाँ पे चेक करेंगे B1 कितना है, B1 हमारे पास है 3। वैसे ही हमारे पास C1 कितना है,
C1 है हमारे पास -8। दूसरी क्वेश्चन में देखिए ज़रा, B2 कितना है, B2 है -2 और C2 कितना है, C2 हमारे पास कितना है 1 है। रेशियो लेके देख लो ज़रा, A1/A2 की रेशियो देखो कितनी आ रही है 2/1 है। क्या वो 3/-2 के बराबर है? यहाँ पे 3/-2 का मतलब है -3/2, बात एक ही होती है। क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है? हम बोलेंगे नहीं, A1/A2 B1 और B2 के बराबर नहीं है। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं देखने को मिला तो इसका मतलब क्या होगा, क्या लाइन से लाइन क्या करेंगे, दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेद कर रही हैं और इसका एक यूनिक सोल्यूशन मतलब एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। यदि यूनिक सोल्यूशन है, जिसका सोल्यूशन होता है वो क्या होती है, वो कंसिस्टेंट होती है, संगत होती है। क्लियर हुआ? वो क्या होगी, वो कंसिस्टेंट होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये देखिए वो क्या होगी, ये कंसिस्टेंट होगी। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है इसमें? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो कितने पॉइंट पे कट करेगी अगर इसका ग्राफ बनाते हैं हम? एक पॉइंट पे कट करेगी और ग्रंटेड ही एक पॉइंट पे ही कट करेगी, इससे ज़्यादा नहीं करने वाली। समझ रहे हो? अभी तो मैं जस्ट बता रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी करेंगे हम क्वेश्चन को। अभी जस्ट आप आइडिया ले रहे हो कि डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। हो गया ना इतना क्लियर? ठीक है, इसको बताएंगे ज़रा। 2x + 4y - 6 = 0, x + 2y - 3 = 0। इसका क्या होगा? A1 कितना है आपके पास, सॉल्व करो। A2 कितना है आपके पास, सॉल्व करो। ठीक है, A1 A2 देखो, फिर B1 B2 देखो और C1 C2 देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक चीज़ और है, यदि आप C1 C2 निकाल रहे हैं ना, तो दोनों C इसके इस तरफ को होने चाहिए या इस तरफ को होने चाहिए, इसका भी ध्यान देना। यदि एक में C -6 करके यहाँ पे है और दूसरे में = के बाद है, तो दोनों में = के बाद होना चाहिए, दोनों में = के लेफ्ट की तरफ होना चाहिए, तो इसको मिक्स मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे तो लेफ्ट ही साइड है ना C दोनों के, 0 के इस तरफ को = के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो। बढ़िया। कितना आ रहा है आंसर ऑनलाइन जी? आप भी बताना कितना आंसर है। हाँ, कितना है? इक्वल आ रहा है। कौन आ रहा है? A1/A2 B1/B2 C1 कितना, कौन आ रहा है बराबर? देखो A1 कितना है 2, A2 कितना है 1, तो 2/1 आ रहा है A1/A2 की रेशियो। अब यहाँ देखो जरा, ये कितना है 4, ये कितना है 2, B1 4 है और B2 कितना है 2 है। साइन का विशेष ध्यान देना, ये कितना है -6 है C1 और दूसरा कितना है -3 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमको रेशियो से मतलब है। 2/1 कट करेंगे, 2/1 कट करेंगे, ये से कैंसिल हो गया, कितना बन रहा है 2/1। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये भी 2/1 बन रहा है, = ये भी 2/1 बन रहा है, ये भी कितना बन रहा है 2/1 बन रहा है। तो इससे क्या पता चला आपको कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 का जो अनुपात है, यानी कि रेशियो है, तीनों क्या है, हमें बराबर देखने को मिल रही है। यदि बराबर है तो आप क्या बोलेंगे, इट हैज़, क्या होगा, सोल्यूशन होंगे इसके कि नहीं, कोइंसिडेंट करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी। A1/A2 B1/B2 C1/C2 के बराबर है, तो लाइन कोइंसिडेंट करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, ओवरलैप करेंगे तो इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। तो ये कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन होगा इसका, सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, इट इज़ कंसिस्टेंट। यदि कंसिस्टेंट है तो क्या बोलेंगे हम, इट हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे हल होंगे, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर हुआ? किस तरह से हम इसको चेक करेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको बताएंगे ज़रा, इसका क्या होगा, फटाफट बताइए। राधा कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, क्या होगी, पैरेलल आ रही हैं, कैसे? रेशियो ले लो सीधी, 2/4, 2/4 कितना होता है, डायरेक्टली कर लो 1/2। एग्जाम में तो ऐसे हैंडल करना है। 3/6 मतलब B1/B2, 3/6 का मतलब 1/2, 5/8 -5 - 8 मतलब 5/8 हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, A1/A2 B1/B2 बट नॉट C1/C2। इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन है तो क्या होगी, दीज आर पैरेलल, ये समानांतर होंगी। पैरेलल लाइन का कोई सोल्यूशन होता है? नहीं, पैरेलल का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। क्लियर हुआ? नो सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट। एक क्वेश्चन रख लो अपने उसमें एग्जाम के लिए कि आएगा ही, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको। हो गया क्लियर?
नहीं आया लगा पता, इजी है ना, ठीक है, सिंपल सभी को, ठीक है। फिर सिंपल है तो फिर चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो पता लग गया आपको कि क्या है, अब हम मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन तो पता लग गया ना कि क्या है कि नहीं, कि क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इस बारे में कैसे करना है, ठीक है। रुको एक मिनट, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये टेबल बता देता हूँ, एनसीईआरटी वाला टेबल है, क्योंकि एनसीईआरटी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको सीधे पूछ लिए जाएँ, ठीक है। तो देखियो जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन सी, इसमें चेक किया आपने क्या था, x - 2y, सी कितना है इसमें, पहले वाली में c तो 0 है, दूसरे में 3x + 4y - 20 = 0। चेक करो जरा, a1/a2 की रेशियो देखी, b1/b2 की देखी, c1/c2 की देखी, क्या a1/a2 b1/b2 की रेशियो बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, वही पढ़ा है ना मैंने, वही चीज़ थोड़ा सा रिवाइज कर लो फिर से। अब देखिए दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y - 9, 4x + 6y - 18, तो हमने a1/a2 की रेशियो 2/4, 3/6 -19y - 18 सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो 2/4 करके क्या वैल्यू बनेगी, कट करके 1/2 आ रहा है, 3/6 का कितना आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, कट करके माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1/2 आ रहा है। जब तीनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कोइंसिडेंट लाइन से, मतलब इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन है। तीसरे वाली का देखोगे 1/2, 2/4, 4/12 जो भी है, तो a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है यहाँ पे, क्योंकि 2/4 कितना बन रहा है 1/2, पर ये c1/c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि कितना बन रहा है, ये 1/3 बन रहा है। तो a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, इसका मतलब पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है। ये दोनों कंसिस्टेंट होगी और ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगी। समझ रहे हो, आसान है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, गारंटीड है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और ये क्वेश्चन अब देखो, खुद देखो, जो एसएससी के एग्ज़ाम दे रहा है या फिर कोई और एग्ज़ाम दे रहा है उसमें देखने को मिलते हैं आपको जनरली, नहीं तो हमें पढ़ाते भी नहीं है। अब अर्थमेटिक की थोड़ी आपका सिर्फ सिलेबस है, ओनली अर्थमेटिक में थोड़ी चीज़ चलेगी आपकी, कि वही बस परसेंटेज पढ़ ली आपने, एवरेज पढ़ ली, थोड़ा सा आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिया, SI CI पढ़ लिया, मेंसुरेशन पढ़ लिया, फिर हम सोचते हैं कि हमारा मैथ्स हो गया। उसके अलावा भी वही चीज़ें हैं जो कि बहुत आसान है आपके सिलेबस में, जिससे आप स्कोर बाकियों से काफ़ी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ो, कौन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली मत पढ़ो। आपको पता है कि सिलेबस में क्या आ रहा है, तो सिलेबस देखो, टिक मारो, अगला टॉपिक करो, सिलेबस देखो, टिक करो, अगला टॉपिक करो, उस तरह से पढ़िए, ठीक है ना। ये लो, क्योंकि ज्ञान बांटने वाले बहुत है दुनिया में आजकल, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ पे ये तो हमने पढ़ लिया, ये हमने सीख लिया, ठीक है। अब हम ग्राफिकल मेथड चेक करते हैं किस तरह से सॉल्व की जाएगी चीज़ों को। अच्छा मुझे पहले बताइए ज़रा कि इसके सोल्यूशन कितने आएंगे। अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे था ना, ये पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया कुछ इस तरह से, x + y - 5 = 0, या फिर अगर मेरे पास होता x - y - 1 = 0, ऐसे ऐसे पढ़ा था ना हमने पिछली क्वेश्चन में। पर यदि c को आप दूसरी तरफ को भी ले जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, x + y माइनस इस तरफ को जाएगा तो +5 बन जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x - y = कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो बात एक ही है, अगर c को इस साइड को रखना है तो दोनों सी इस साइड होने चाहिए, यदि सी को इस तरफ को रखना है तो दोनों सी इस तरफ को होने चाहिए, समझ रहे हो। बाकी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इस इक्वेशन में, जो ये इक्वेशन दे रखी है दो, क्या ये इंटरसेक्टिंग होगी या कैसे होगी, मुझे बताइए पहले, क्या कितने सोल्यूशन होंगे। बाकी हम ग्राफिकल मेथड से चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। कैसे इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। हाँ जी, a1 कितना है, a1 है 1, b1 कितना है 1, c1 कितना है 5 है, 5 रख लो कोई बात नहीं, दोनों एक तरफ को है ना, दोनों इस तरफ को है इस तरफ को है तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसको उतना रखो। बट एक इस तरफ को है सी, दूसरा इस तरफ को है, वैसे मत करना, 5 लिख लो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला कितना होगा, अगर -5 लिखना माइनस लिख दो, पर उसके लिए आपको इस साइड को लेना पड़ेगा, पर जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि दोनों ही इस तरफ को है तो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको रेशियो से मतलब है, ठीक है ना। तो क्या है, a2 कितना है 1, b2 कितना है, साइन का ध्यान देना, -1, c2 कितना है 1 है। अब क्या देखो, a1/a2 b1/b2 के बराबर है, आप बोलेंगे नहीं है बराबर। क्यों नहीं है बराबर, क्योंकि ये 1/1 आ रहा है और यहाँ पे 1/-1 आ रहा है। क्या 1 - 1 के बराबर होता है, आप बोलेंगे नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, क्लियर। या फिर आप बोलेंगे कि दीज आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का तो सिर्फ एक सोल्यूशन होगा इसका,
क्लियर हुआ? एक सोल्यूशन का मतलब एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो जरा सॉल्व करके देखें इसको, क्या सच में ऐसा है या नहीं है। ये तो आपने देख लिया कि इंटरसेक्ट, ये तो डायरेक्टली देख लिया आपने। बट यदि आपको ऐसा बोला जाए कि x कितनी वैल्यू होती है तो y की क्या होगी, तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। कई बार पूछ लेते हैं कि x और y की वैल्यू क्या होगी, पूछ लेंगे कई बार एग्जामिनर कि x और y क्या होगा यहाँ पे। पर अभी मैं आपको ग्राफिकल मेथड सिखा रहा हूँ, एल्जेब्रिक मेथड नहीं सिखा रहा। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। क्या करना है इसमें, देखो x प्लस वाई कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और दूसरा कितना दे रखा है, x माइनस वाई कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ये आपने ऐसे क्वेश्चन कभी सॉल्व किया पहले? आराम से कुछ नहीं करना, एक तरफ को x लिखो, एक तरफ को y लिख दो। पहले पहली क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे हम। पहली क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। कौन सी ली हमने पहले? x प्लस वाई, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं दोनों को, ठीक है। एक पहली क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे और दूसरा हम दूसरी क्वेश्चन के लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और बाद में जाके हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका जो भी होगा, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो आपको ग्राफ ना लेना है यहाँ पे x की वैल्यू और y के लिए। ये ग्राफिकल मेथड होता है, पता होना चाहिए फिर भी ग्राफिकल मेथड का, ठीक है। क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा सीधा और पूछ लिया जाता है तो कैसे सॉल्व करना है। कुछ नहीं है, हर एक के 2-2 वैल्यू लिख लो, ज़्यादा भी नहीं, 1-2 वैल्यू करनी है। यहाँ पे x लिखो और यहाँ पे क्या लिखो, y, ठीक है। वैसे दूसरी के लिए करो, x माइनस वाई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, x और y। पहले ना x की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो, एक बार y की वैल्यू पुट 0 करो। बाकी इस तरह से वैल्यू पुट करनी है ना आपको, जिससे क्वेश्चन थोड़ा आसान रहे। डेसिमल में रिजल्ट आता है ना फ्रैक्शन में, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो आपका रिजल्ट फ्रैक्शन में ना आए, इसलिए वैसी वैसी वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x की अगर मैं 0 वैल्यू पुट करता हूँ, सोचो x को मैं 0 मान लूँ तो y कितना आएगा इस इक्वेशन से, 5 आएगा। अब दूसरी बार में y 0 पुट कर दो, y 0 आएगा तो x कितना आएगा, 5 आएगा। दोस्त इतनी ही वैल्यू पुट की हमने, ज़्यादा नहीं। हमें कोई 10th क्लास का सॉल्व नहीं करना ना कि किस तरह से आ रहा है, मैं जस्ट आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, उसके विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने 2 ही वैल्यू ली, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे को देखो जरा, जब x 0 होगा तो y कितना आएगा, जब आपने x 0 किया, x 0 करेंगे तो माइनस वाई 1 आ गया, तो y की वैल्यू -1 होगी। जब y 0 किया आपने, सोच करो, तो x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। काफ़ी है 2 ही, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब हम आगे क्या करेंगे, हम ग्राफिकल मेथड यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, जो भी x एक्सिस और y एक्सिस वाला होता था वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। कोऑर्डिनेट वाला जो होता है ना, x एक्सिस और y एक्सिस सेम। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसमें बताएंगे, 1 और 2 ही है ना, तो ज़्यादा नहीं जानेंगे हम। 1 2 3 4 5 तक है, तो 5 तक ले लेते हैं जरा बराबर। 1 2 3 4 5, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3 4 और 5 आ गया। वैसे ही नेगेटिव में भी होगा, 1 2 3 4 5, तो ये माइनस में इस तरफ को होता है। ये चीज़ तो आइडिया है ना आपको कैसे करते हैं हम इसको, -5, ये बीच में 0 है। ऊपर की तरफ भी सेम होगा, 1 2 3 4 5, और नीचे को भी क्या होता है, -1 -2 -3 -4 और -5, कुछ इस तरह से है। तो आपको वहाँ तक देखना जहाँ तक वैल्यू दे रखे। देखो पेपर में तो पॉसिबल नहीं है ना ये ग्राफ ग्रुप बनाने, तो वहाँ पे आपको सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह से। पर यदि आपके सिलेबस में दे रखी है चीज़ें तो आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है ना। अब ये बना दिया हमने, अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब x 0 था तो y कितना था, जब x 0 था तो y कितना था, 5 था। तो यहाँ पे देखो, जब x 0 था, पहली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये x एक्सिस था और दूसरा कौन सा था, y एक्सिस था। जब x 0 था तो y की वैल्यू कितनी है, 5। तो मतलब आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से। कुछ याद आ रहा है बच्चों में, आपने पढ़ा था ये पॉइंट कौन हो गया, 0,5। जब पहले x लिखना है फिर y लिखना है। जब x 0 था तो y कितना था, 5 था। दूसरे में देखो, जब y 0 था तो x कितना था, 5 था। मतलब जब x 5 था तो y कितना था उस केस में, 0 था। तो दूसरी लाइन यहाँ पे कट करेगी। जब x 5 था तो y इसके मुकाबले 0 था, यही बना। तो कौन सी पॉइंट हो गया, ये 5,0 हो गया। अब इन दोनों को मिला दो कहीं ना कहीं जहाँ पे मिल रहे हैं। तो जहाँ पे दोनों कट की वहाँ पे हमने इनको मिला दिया, ये हमारे पास लाइन बन गई। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपके पास, ये बन गई x + y 5 वाली। ये इक्वेशन है हमारे पास, x + y = 5। समझ रहे हो,
कैसे हमने देखा। अब दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब x 0 है तो y कितना लेना है आपको, -1। x 0 था तो y कितना लेंगे हम, -1 लेंगे। अलग कलर से देखते हैं, x 0 था तो y कितना था 1, तो मतलब वो यहाँ पे कट गया। x 0 तो y सॉरी कितना था, -1, तो यहाँ पे है, तो 0, -1। दूसरा क्या था, जब x 1 था तो y 0 था, तो मतलब जब x 1 था तो y कितना था, 0। तो ये कौन सी लाइन है, ये 1, 0 वाली है। x 1 तो y 0। इन दोनों को क्या करो, आपस में मिला दो। ये जो लाइन हमारे पास बन रही है, आप खुद बताइए ज़रा, ये दो लाइन्स आपस में कहीं कट कर रही है, ये इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। एक ही पॉइंट पे कट की ना, तो कितने सोल्यूशन होंगे, एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। क्या हमने वही देखा था, यूनिक सोल्यूशन है। अब देखिए, जब आपको पूछा जाता है ना कि x और y की वैल्यू निकालो कितनी है, तो वहाँ पे ग्राफिकल मेथड मतलब लगाने लग जाना कि यहाँ पे x की वैल्यू निकालने लग गया और y की, तो उसके लिए हमारे पास अलजेब्रिक मेथड पड़े हैं, उससे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। इससे मत करना x और y के लिए, तो जस्ट चेक करने के लिए मैंने बताया, आपको रिमाइंड करने के लिए कराया थोड़ा सा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और कैसे सॉल्व की जाती है वैल्यू। समझ रहे हो इस चीज़ को, पता चला ग्राफिकल मेथड किस तरह से करते थे हम। x की वैल्यू पुट करो y की आएगी, y की वैल्यू पुट करो x की आएगी, किसी को भी पुट कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि 2 हैं, 2, 3, 4 जितने मर्जी बनाना बना लो, पर 2 काफ़ी रहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्लियर हुआ ग्राफिकल मेथड, थोड़ा सा मैंने बता दिया क्योंकि सिलेबस में था, तो इस तरह से आता है। अब आगे देखिए, ये तो कुछ नहीं है, हाँ एक और चीज़ है, चलो ये तो कुछ नहीं है, छोड़ो इसको, चलिए आगे। हाँ ये कई बार पूछ लेते हैं इसको, ये वाला जो रिजल्ट है हमारे पास कौन सी क्वेश्चन है, इसको अभी वेट, चलो इसका काम नहीं है हमारे पास अभी। हाँ ये चीज़ आ सकती है यहाँ पे, यहाँ देखिए कई बार इक्वेशन में क्या होता है, देखो कोई इक्वेशन दे रहे होते हैं ना, सिर्फ वही लिखना, कोफिशिएंट ए बी सी 3 कोफिशिएंट थे, यदि a 0 नहीं हुआ, b और c दोनों 0 हों, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इक्वेशन कैसी बनती है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, यदि इक्वेशन ऐसी आती है, कई बार हमारे पास ऐसी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और इसमें आपको क्या बोल दिया गया, उसमें बोल दिया गया आपको कि a 0 नहीं है, बाकी 0 है। अच्छा b और c यदि मैं 0 कर दूं तो क्या इक्वेशन बनी, ax = 0, तो x किसके बराबर आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग 0। जब भी कहीं ऐसी क्वेश्चन देखने को मिले, एग्जामिनर पूछता है ऐसे क्वेश्चन, कई बार ये ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ लिए जा सकते हैं आपको, कि आपके पास कुछ ऐसी क्वेश्चन है, एक हमारे पास 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन ऐसी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी = 0, जिसमें a 0 नहीं है, बाकी सारे के सारे 0 हैं, तो बताइए वो कौन सी इक्वेशन होगी। उसकी ग्राफिकल ड्रॉ करना है तो कैसा होगा, वो हमेशा क्या होगी, एक y एक्सिस वाली लाइन होगी। अब खुद बताओ, यदि x 0 हो गया तो कौन सी लाइन बची होगी, y की ही बची होगी ना, तो लाइन क्या होगी, सिर्फ y एक्सिस वाली लाइन होगी। x 0 है तो जो बचेगा रिजल्ट हो सिर्फ y एक्सिस। तो अगर आपसे कोई पूछे, ऐसी इक्वेशन दे दी जाए और आपको बोला जाता है कि a का कुछ वैल्यू है, हमारे पास b और c दोनों क्या हैं, 0 है, तो इसका मतलब कौन सी लाइन होगी, वो सिर्फ वो ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस की लाइन होगी। समझ गए, इसको लिख लो, ये बहुत काम का है। a नॉट = 0, b और c 0 हो जाएँ, देन इक्वेशन इज ऐसी बन जाती है, देन ग्राफ इज द y एक्सिस इटसेल्फ, जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस होगा। समझ गए, ये चीज़ क्लियर, जितना बता रहा हूँ उतना करना भी बाकी नहीं, बाकी मैं बताऊँगा आगे जाके किस तरह से करना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अगला क्या होगा, अगला इक्वेशन भी तो ऐसी हो सकती है, अगर मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन हो, क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और मैं क्या बोल दूँ कि a 0 हो गया, c भी 0 हो गया, बट b 0 नहीं हुआ, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि बी वाई किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो y किसके बराबर आएगा, 0। y 0 का मतलब है कि लाइन कौन सी है, x एक्सिस है, तो जो ग्राफ होगा वो पूरी x एक्सिस वाली लाइन होगी। मतलब ये y 0 है तो इसका मतलब जो लाइन ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या होगा, टोटल x एक्सिस वाली लाइन होगी, ये वाला होगा उसका मतलब। y 0 है तो x एक्सिस की लाइन है, यदि x 0 है तो y एक्सिस की लाइन है, ठीक है, ये चीज़ है।
when a is 0, b not equals to 0, c is 0, equation will become y by equals to 0, जिसमें से y equals to 0 देखने को मिला। इसका मतलब क्या होता है, वो लाइन क्या है, अपने आप में एक x एक्सिस की लाइन है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ रहे हो इस चीज़ का? एक और कंडीशन बनती है हमारे पास, ये बहुत काम की चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज पूछी जा सकती हैं। सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा सर, सीधा स्टेटमेंट वाइज पूछा जाएगा। एक और चीज़ देखो, यदि ऐसी ही क्वेश्चन आपके सामने दे दी जाए, कैसी क्वेश्चन, जैसे हमारे पास ax दे रखा है प्लस by दे रखा है और c 0 है, किसी क्वेश्चन में ax प्लस by इक्वल्स टू 0 दे रखा है, मतलब c कितना है, 0 है। a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, बट c 0 है। ऐसी लाइन हमेशा ओरिजिन में से पास करती है, कैसे भी हो सकती है हमें नहीं पता। तो ये लाइन हमेशा किस में से पास करती है, 0 पर। c ही 0 होना चाहिए, बाकी नहीं। c 0 है, a और b आर नॉट इक्वल्स टू 0। ये लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन हमेशा। अब कैसे पास कर रही है वो ग्राफ से पता चलेगा, बट हमेशा कैसे करेगी, पास थ्रू ओरिजिन। क्लियर है कि नहीं? c इज इक्वल्स टू 0 ओनली की कंडीशन है, ओनली c 0 है। ax प्लस बी वाई ऐसी क्वेश्चन बनेगी जिसमें आप ये लाइन हमेशा किस में से पास करती है, ओरिजिन। मतलब कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, ऐसे और ऐसे। हमने ये बना लिया, ये x एक्सिस y एक्सिस, ये ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कुछ भी। इसको ओरिजिन बोलते हैं, जो 0 वाला पॉइंट है बीच में। ठीक है, पता चला क्या है? जब a 0 नहीं है, b और c 0 है, देखो सिंपल सी बात है, x एक्सिस वाला देखो, y यदि 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब लाइन खुद x एक्सिस है। यदि x एक्सिस 0 आ रहा है तो लाइन सिंपली y एक्सिस है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि x एक्सिस के पैरेलल हो, y एक्सिस के पैरेलल हो, ऐसा भी तो हो सकता है। समझ रहे हो? अभी तो हमने 3 किए, क्या ओरिजिन वाला देखा, या लाइन x एक्सिस होती थी, या लाइन खुद y एक्सिस होती थी। एक और केस हमारे पास बनता है जो बड़े काम का है। यहाँ पे देखिए, रुको, यहाँ पे देखेंगे ना तो ये चीज़ है, कई बार लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है, कई बार लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है। क्लियर? ये देखोगे, डी पॉइंट देखेंगे ना, क्या बोला है, a नॉट इक्वल्स टू 0। हमारे पास ऐसी इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, अगली इक्वेशन लिखोगे, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू c किसके बराबर है, 0। ये कोई इक्वेशन है, आपको जिस इक्वेशन देख के पता करना है। सॉल्व करना तो सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर एग्जामिनर सीधा ऐसे दे देगा आपको, ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल्स टू 0। हमें क्या बोला है कि a 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। a यदि 0 ना हो बट b क्या हो जाए, 0 हो जाए, और साथ में ही c भी क्या ना हो, 0 ना हो, तो क्या होगा, ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, ये बन जाएगी ax प्लस c इक्वल्स टू 0। यही बनेगा ना हमारे पास। जब भी कुछ इस तरह से लाइन देखने को मिले, ध्यान रखना हमेशा, ax प्लस c मतलब क्या है, हमारे पास कोई कांस्टेंट है, x एक्सिस वाली टर्म दे रखी हो और साथ में c दे रखा हो। अब देखो, पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना, जो मैंने बताया था कि x 0 आ रहा था और y 0 आ रहा था, अब इसमें भी x है, ये x वाली लाइन है और साथ में कांस्टेंट है। जब किसी लाइन के साथ x आता था ना, तो लाइन किसके पैरेलल होती थी, y एक्सिस के। जब सिर्फ y ही रहता था तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती थी। बट यदि x के साथ कांस्टेंट आ जाए, x के साथ कांस्टेंट आ जाए, तो ये तो पता है कि लाइन क्या होगी, x ही है ना, y नहीं है। x तो कौन आएगा, y एक्सिस आएगा ना, c है तो मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, वो कैसी भी हो सकती है। जब ax प्लस c की फॉर्म में रिजल्ट आया ना आपके पास, तो उसको कैसे दिखते हैं, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, मैं क्या बोलूँगा, देखो लाइन में यदि x है और c है, सीधी सी बात है, लाइन पैरेलल होगी y के। यदि लाइन में सिर्फ y है और c है तो लाइन पैरेलल होगी दूसरे वाले के, कद खत्म। अगर लाइन में x है तो किसके पैरेलल होगी, y के। तो अगर ये y एक्सिस है ना, y एक्सिस का पैरेलल क्या हो सकता है, या लाइन यहाँ को होगी, या लाइन यहाँ को होगी, या लाइन यहाँ को होगी, कहीं पे भी हो सकती है। लाइन y एक्सिस नहीं होगी। लाइन y एक्सिस कब होती है, जब c भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये लाइन खुद y एक्सिस तब बन जाती है जब c 0 हो जाए। बट यदि c 0 ना हो तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। यहाँ 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 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अगर अगली कंडीशन, ये चीज़ क्लियर हुई आपको, ये बड़े काम की चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और सीधा बोल दिया जाएगा कि लाइन y एक्सिस में से पास कर रही है, या x एक्सिस में से पास कर रही है, या y के पैरेलल है, या x के पैरेलल है, या ओरिजिन में से पास कर रही है, या फिर क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं।
लास्ट में जाके फिर से बताऊंगा मैं इन चीज़ों को, अभी आप लिखते रहो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। कर लिया आपने इतना, ये चीज़ समझाई। एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है यहाँ पे, कर लिए, ठीक है। एक कंडीशन तो ये भी हो सकती है, देखिए क्या, कि जैसे हमारे पास कोई ऐसी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दे रखा है 0 के बराबर, कितना दे रखा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है हमारे पास। अब हम क्या 0 को मानेंगे, हमने ए 0 मान लिया, बी और सी 0 नहीं माने, तो क्या इक्वेशन बनी, बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब किसका कोफिशिएंट 0 है, एक्स का, एक्स का कोफिशिएंट 0 है ना। देखो सिंपल सी बात, जिसका कोफिशिएंट 0 होता है ना, लाइन उसके पैरेलल होती है, जैसे मैंने पीछे बताया। अब यहाँ पे y है, y के साथ c है, y है तो लाइन किसके पैरेलल होंगी, x एक्सिस के, समझ गए, खत्म, x एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन। तो मतलब ये x एक्सिस है, तो लाइन कहाँ हो सकती है, वो ऊपर हो सकती है, लाइन हमारे पास नीचे हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। हो गया क्लियर, ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी, जो हमने रिजल्ट यहाँ पे चेक किए। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, सिंपल सा रिजल्ट था, हमने सारे के सारे रिजल्ट यहाँ पे देख लिए। कौन कौन से रिजल्ट देखे हमें इक्वेशन में, 0 पुट करके देखे ना सारे के सारे जो भी होता है, तो क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब कुछ क्लियर है। तो हमने क्या देखा, पहले क्वेश्चन में क्या देखा हमने देखा x था, y था, ठीक है, कुछ में a 0 था, कुछ में b 0 था, कुछ में c 0 था, ऐसे था ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। अब देखो फिर से मैं आपको एक चीज़ सारे के सारे बताता हूँ जो हमने अभी पढ़े। तो अभी हमने क्या देखा, तो ये ट्रिक आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। ट्रिक तो क्या, अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2 वेरिएबल की इक्वेशन। हमने देखा कि 2 वेरिएबल की इक्वेशन क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी किसके बराबर था, 0 के बराबर था। ये कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि एक्स और वाई हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल। यही देखा हमने। कितने केस पढ़ा है मैंने आपको, अभी बताओ कितने केस हमने अभी पढ़े, लास्ट वाले 4 पढ़े ना हमने। तो वही 4 मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ किस फॉर्म में, बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहाँ देखिए, बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 4 केस मैं आपको फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे, ताकि एग्जाम के लिए आपको इजी रहे। तो एक क्वेश्चन देखो, 4 पढ़े 5 पढ़े, 5 पढ़े, 4 नहीं पढ़े, मैंने 5 पढ़े, ठीक है। इसको और ले जाते हैं यहाँ पे, तो उन्हीं 5 केसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। और गारंटीड एग्जाम में क्वेश्चन देखना आएगा, और बाकी स्टूडेंट तब तक सॉल्व कर रहे होंगे और आप इसको डायरेक्टली उड़ाएंगे। देखिए पहला केस अगर मैं बोलूँ ना, इस इक्वेशन में हमने बोला इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो कि c 0 कर दो। पहली कंडीशन क्या थी, यदि c 0 हो जाए, यदि c 0 हो जाए तो इक्वेशन क्या बनती है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। यदि इक्वेशन इस तरह से देखने को मिले, पहले केस में हमने c 0 मान लिया, तो ये लाइन हमेशा कहाँ से पास करती है, पास थ्रू ओरिजिन। जब ये जो लाइन बनेगी ग्राफ में से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमेशा किस में से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो कहीं ना कहीं ये ओरिजिन में से पास करेगी। ये यहाँ से भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मतलब वो लाइन ओरिजिन में से पास करने वाली होगी। दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखो, दूसरी में हमने बोला यदि हम क्या कर दें, यहाँ पे सी क्या था, 0 माना हमने। अब दूसरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम b0 मान लेते हैं, ओनली b0 मान लेते हैं। b0 मानेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, ए एक्स प्लस कितना हो जाएगा, c इक्वल्स टू 0। जब ऐसी इक्वेशन हमारे पास देखने को मिली तो मैंने क्या सिखाया आपको, जो जिसका वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 है ना, लाइन उसके पैरेलल होती है। तो इस केस में क्या हो बोलूँगा मैं, कि लाइन जो बनेगी वो क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये लाइन किसके पैरेलल होंगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगी। देखो जिसका कोफिशिएंट 0 उसके पैरेलल लाइन। अगला क्या होगा, यदि a 0 हुआ, सिर्फ बाकी नहीं, सिर्फ a 0 हुआ, तो लाइन क्या बनेगी, बी वाई प्लस इक्वल्स टू 0 बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी, समानांतर होगी। लाइन जो पैरेलल होगी वो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। अगला कंडीशन देखो, अब हम क्या करेंगे ना, अब 2 को 0 करेंगे। अभी तक हमने c 0 किया, फिर b 0 किया, फिर a 0 किया। अब हम किन्हीं 2 को 0 कर देंगे। अब हमने क्या किया, b और c दोनों को 0 कर दो, b भी 0 कर दो और c भी 0 कर दो। जब b और c दोनों 0 हो जाएंगे, लाइन क्या बनी, a x प्लस 0। जब a x प्लस 0 है ना, तो x और y में से कौन सा 0 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 0 है। तो इसका मतलब लाइन तो होगी किसके पैरेलल, y के, पर वो खुद y एक्सिस होगी। वो लाइन खुद ही क्या होंगी,
वाई एक्सिस होगी। खुद वाई एक्सिस होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यही लाइन होगी, वो जो आपका सोल्यूशन होगा वो सिर्फ वाई एक्सिस वाली ही लाइन होगी प्रॉपर। ये एक्स था और ये वाई था। इसमें क्या था पहले वाले में, लाइन पैरेलल टू वाई, तो मतलब वो ऐसे जा सकती थी। वाई का मतलब, वाई के पैरेलल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कुछ इस तरह से, या ऐसे हो सकती थी या ऐसे हो सकती थी। यदि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो मतलब वो ऊपर हो सकती है नीचे हो सकती है, वो ये मतलब था पैरेलल वाले का। अब यहाँ पे लाइन खुद ही वाई एक्सिस होगी, ठीक है। इस केस में क्या था, इस केस में चेक करेंगे तो हमने क्या देखा, अब यहाँ पे ए जीरो कर दो और साथ में क्या जीरो कर दो, सी जीरो कर दो। ए और सी दोनों जीरो हैं तो क्या वैल्यू बनेगी, बी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो मैंने क्या बताया था आपको कि किसका कोफिशिएंट जीरो था, एक्स का कोफिशिएंट जीरो है तो लाइन क्या बनेगी, खुद लाइन क्या होगी, एक्स एक्सिस वाली लाइन होगी। तो सॉल्व करके देखो यहाँ पे, तो ये जो हमारा सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस की लाइन होगी, यही सोल्यूशन होगा हमारा एक्स एक्सिस वाला। क्लियर हुआ चीज़, ये हमने यहाँ पे पढ़े, ये बहुत काम किया रिजल्ट है। क्लियर है, कर लो इनको, यही चीज़ जानी ना हमने, ऑनलाइन चीज़ आपको क्लियर है। बता दीजिए जहाँ कोई चीज़ पता नहीं चले। ठीक है ना, फटाफट उड़ा सकते हैं ना क्वेश्चन को, आगे जाके सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, करें सॉल्व। ये हमने कर दिया ऑलरेडी, जो हमने पढ़ा सारा ऊपर वही चीज़ थी। तो लीनियर इक्वेशन वाला टॉपिक टफ नहीं है, टफ मत मानना इसको, आसान है, ठीक है। बस ऐसे कि हम पढ़ते नहीं इसलिए हल्का ना, आपको यूट्यूब पे कोई HP पटवारी वाला HPRC वाला पढ़ाएगा, यहाँ पे देख लेना, चेक कर लेना, बहुत कम टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे इसको। और ये क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, देखना भी कैसे फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आप। हो गया, ये मैंने करा दिया आपको ऑलरेडी, लिखा दिया, बस समझाया था मैंने यहाँ पे। अच्छा वही चीज़ आ गई हट फिर के, एक्स की वैल्यू वही है, कुछ नहीं है इसमें, वही चीज़ बताई मैंने, ये वही था सारा जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा था, ठीक है। अच्छा इसका बताएंगे ज़रा मुझे, सॉल्व नहीं करा रहा मैं, बताइए क्या होगा इसमें, क्या ये पैरेलल होंगी, क्या ये कोइंसिडेंट करेंगी, या फिर क्या होगा। ये आपने होमवर्क के लिए है, ठीक है, इसका आंसर आपने बताना है बाद में, ठीक है, खुद करना। चलिए आगे, चलिए इनका फटाफट बताओ ज़रा। वैल्यू ऑफ के बोला है आपको, वैल्यू ऑफ के निकालना है इसमें, ठीक है, करेंगे सॉल्व। के की वैल्यू निकालो, किसी के साथ भी कंपेयर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2/8 = 3/12 = 7 के, हैं जी, कितना आ रहा है, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 14, ऐसा थोड़ी कुछ ही वैल्यू पुट करो ना, कितनी वैल्यू आ रही है, सब कुछ देखो क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ लेना पहले। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। व्हाट इज कोइंसिडेंट, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। यदि ओवरलैप कर रही है तो रिलेशन क्या होता था, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये चीज़ है। तो किसी को भी कंपेयर कर दो, आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब 2/8 कितना आ रहा है, ऐसे इसका मतलब है 2/8 किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे 3/12 के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे किसके बराबर होना चाहिए, 7 समथिंग होना चाहिए, मतलब क्या है। तो रेशियो तो निकालनी है, 2/8 की रेशियो कितनी होती है, 1/4 होती है, 3/12 की 1/4, ये भी 1/4 होना चाहिए। 7 का कितना मल्टीप्लाई 4 होगा, 7 × 28, तो के की वैल्यू 28 होनी चाहिए, सीधी सी बात है, ज़्यादा सोने की जरूरत नहीं है। यदि के की वैल्यू 28 हुई है नीचे, तभी तो आंसर आएगा 1/4 इसका कट करके, और तो कुछ होगा नहीं। 7 × 28 तभी तो 1/4 बना, तो के कितना होगा, 28 होगा। ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 14 तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो समझ रहे हो। तो के की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 28 होगी। ये बराबर होना चाहिए ना, ये इसके बराबर है 1/4, तो ये भी 1/4 होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो नीचे क्या वैल्यू आएगी, 7 का 4 गुना हो, 28 होगा डायरेक्टली। नहीं तो कंपेयर कर लो, आप किसी एक को दूसरे के साथ कंपेयर करो, ऐसे भी कर सकते हो, फिर किसी को पता नहीं चले। आप B1/B2 को कंपेयर कर दो, कितना वैल्यू बनेगी। आप ऐसे भी कर सकते हो ना कि 3/12 किसके बराबर कर दो,
7/k कर दो, मर्जी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से k आ जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3k = कितना आ रहा है 12 × 7, कट कर ले देख लो, 3 चौके 12 आ रहा है, 7 चौका 28, k की वैल्यू किसके बराबर आ गई 28 के बराबर आ गई। ये आपका आंसर है, ठीक है ना, सिंपल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इन्फिनाइटली मैंने सोल्यूशन बोला है, तो पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करो, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करो, बाकी बाद में, ठीक है, करो तब तक इसको सॉल्व। शाबाश। ऑनलाइन किसी का यार रहा था, ठीक है, कितना आ रहा है, कितनी वैल्यू आ गई 10 आ रही है। क्या बोला है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, अच्छा वैल्यू ऑफ ए बोला है, वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, कॉमन होना चाहिए, हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। इन्फिनाइटली मैनी का मतलब क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, बाकी चीज़ चेक करते हैं। तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी 10x + 5y, डायरेक्ट कर लो, दूसरी तरफ को जाएगी वैल्यू क्या बन जाएगी -a + 5, साइन चेंज हो जाता है जब दूसरी तरफ को जाती है कोई वैल्यू, यही बना पहली इक्वेशन का। 10x + 5y, a इस तरफ को गया माइनस, 5 इस तरफ गया प्लस। तो इसको सॉल्व करके क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास 10x + 5y, ऐसे कर दें, चलो ठीक है चलेगा, -a + 5 = 0। दूसरी क्वेश्चन क्या थी 20x प्लस कितना था 10y -a किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। यही बोला ना आपके सामने, तो करो सॉल्व क्या है। अगर ऐसे नहीं करना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इस तरफ को ले जाओ, आप वैल्यू को इस डायरेक्शन में भी ले जा सकते हो, ये आपके ऊपर मन करता है। तो आप इसको ऐसे रखना, ऐसे रख लो, 10x + 5y एज इट इज़ है, इस तरफ को ऐसे ही ठीक था ये कि a - 5c की वैल्यू है। आप इस तरफ को दूसरी तरफ को ले जा सकते हो, 20x + 10y = किसके बराबर आ जाएगा +a के बराबर आ जाएगा। एक ही बात है ना, दोनों में एक ही बात है। तो आपको पता है a/b कितना होना चाहिए 1/2, 1/2, ये भी 1/2 की रेशियो होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये रेशियो भी 1/2 की होनी चाहिए। तो किसी एक के साथ कंपेयर कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी वैल्यू आ रही है, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि इसको साथ कंपेयर कर देते हैं, x वाले के साथ कंपेयर कर दिया मैंने। 10/20 किसके बराबर आ रहा है, आप बोलेंगे 10/20 a - 5/a के बराबर